हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजीटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 29 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्विकली रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर का। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। इसकी थीम वन लाइफ वन लीवर थी। और अभी बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। आईएसएसएफ जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है पदक तालिका में। दक्षिण अफ्रीका में भारत का अगला उच्चायुक्त प्रभात कुमार को नियुक्त किया गया। और वहीं इजराइल में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला या कहें उसके अधिकार को कम करने वाला बिल पास किया गया। प्रधानमंत्री हुन सेन ने इस्तीफा दिया है। ये कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। 40 सालों से ये सत्ता में थे और उसके बाद ये सत्ता अपने पुत्र को सौंप दिए हैं। अमित शाह जी जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मेरा गांव मेरी धरोहर पहल शुरू की। और एएनआई समाचार एजेंसी के संस्थापक और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम प्रकाश जी को अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सीआरपीएफ ने अपना 85वां स्थापना दिवस मनाया है 27 जुलाई को। एचडीएफसी बैंक ने स्विगी के साथ मिलकर के को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड शुरू किया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज के दिन के करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। तो ये दोस्तों मनाया जाता है 28 जुलाई को, जिस दिन हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं हम लोग। साथ ही साथ हम लोग वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे भी मनाते हैं। प्रकृति संरक्षण मतलब हम लोग को प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। प्रकृति को एक प्रकार से इसको संजो करके रखना चाहिए चीजों को, ठीक है ना। तो देखो, प्रकृति का संरक्षण करने का मतलब हुआ कि आप प्रकृति में जितने भी जीव हैं उनका भी संरक्षण करो। उनकी मतलब किसी प्रकार की हत्या ना करना या समझ लो उनको भी प्रोटेक्शन देना, जिससे इकोसिस्टम बना रहे। साथ ही साथ पेड़ पौधे जो हैं, वनस्पतियां जो हैं, इनको भी संरक्षण प्रदान करना, ठीक है। जो नेशनल पार्क वगैरह हैं, जंगल हैं हमारे, ठीक है, इनको कटान को रोकना। तो ये सभी है प्रकृति का संरक्षण, जिससे प्रकृति में संतुलन बना रहे और प्रकृति हरा भरा रहे। तो इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ही ये दिवस शुरू किया गया था, ठीक है, जिससे लोग जागरूक हो सके। इस बार की थीम रखी गई है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट। क्लियर। अब हम लोग जुलाई मंथ के अभी तक जो भी महत्वपूर्ण दिवस आए हैं उनको रिवाइज करेंगे। तो 1 जुलाई को 4 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। कौन कौन से? नेशनल डॉक्टर्स डे, जीएसटी दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। इसके बाद 3 जुलाई इंपॉर्टेंट डे आता है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस। फिर 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को मोस्ट इंपॉर्टेंट विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। जहां जहां मैं टिक लगा रहा हूं उसको आप लोग रिकॉल कर लेना एक बार। नाबार्ड का स्थापना दिवस दोस्तों 12 जुलाई को मनाया गया। और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस भी मनाया जाता है। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस, 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है और 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस या नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। इसके अलावा आयकर दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई को, इनकम टैक्स डे। और 25 जुलाई को विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा 28 जुलाई को, जैसे कि मैंने आपको बताया, विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम पूछी जाएगी आपसे। और 28 जुलाई को ही विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्लियर। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन किया? तो भारत मंडपम दोस्तों ये बन करके तैयार हो गया है नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। भारत मंडपम एक बहुत ही विशाल एक भवन है, केंद्र है, बनाया गया है, जहां पर इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे, ठीक है। मतलब कि जब भी कोई सम्मेलन होगा, समिट होगी, तो वो यहीं पर होगी। तो भारत मंडपम है एक प्रकार से। देखो, नाम भी ऐसे रखा गया है, संस्कृत का नाम भारत मंडपम रखा गया है। इसके बारे में पूरी दुनिया आज बात कर रही है। ये वर्ल्ड क्लास का बनाया गया है। अभी G20 की जो समिट होने वाली है ना, वो इसी में होगी। तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत मंडपम का उद्घाटन किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र होगा। तो G20 के शीर्ष नेताओं की बैठक जो सितंबर में होने वाली है वो यहीं पर होगी। G20 के सिक्के और G20 का टिकट भी पीएम मोदी ने इसके उद्घाटन समारोह पर लॉन्च किया है। 2700 करोड़ की लागत से ये बनाया गया है। 7000 लोगों के बैठने की इसमें क्षमता है। अभी देखो, जो ओपेरा हाउस है ना सिडनी का, जो कि बहुत ही फेमस है, वहां से भी ज्यादा बैठने की क्षमता होगी यहाँ पर।
उसमें 5,900 लोग बैठ सकते हैं, इसमें 7,000 लोग बैठ सकते हैं। देखो आजकल जो भी बन रहा है भारत में वो दुनिया में सबसे बड़ा ही बन रहा है। अभी आपने देखा कि सूरत में बन रहा है, डायमंड बोर्स बना हुआ है और वो बन गया है दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, और यहाँ पर अपना भारत मंडपम है। ओके, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। अब पीएम मोदी जी के द्वारा जो जो भी उद्घाटन किए गए हैं, जो जो भी शिलान्यास किए गए हैं, उनके लिए मैं एक वीडियो ला रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपको अभी बता दूं, पीएम मोदी पर जो अवार्ड वाली वीडियो आपको दी गई है उसको आप लोगों ने देखा नहीं है। पीएम मोदी को मिले जितने भी अवार्ड्स हैं 2014 से लेकर के आज तक के, उन पर मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो दी थी, उसको जरूर देखिएगा। वहां से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, अभी रिसेंटली कई सारे अवार्ड मिले हैं पीएम मोदी को, तो यहाँ से क्वेश्चन तो बनेगा ही। और एक क्वेश्चन पीएम मोदी द्वारा किए गए उद्घाटन और जो शिलान्यास है उनसे भी बनेगा, तो उनकी वीडियो भी मैं आज या कल में दे दूंगा आपको। चलिए अब अगला देखते हैं। हाल ही में अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने अपना नाम बदल करके क्या रखा? तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने अपनी कंपनी का नाम बदल दिया है। इसका नाम कर दिया है अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड। क्या? अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड। तो ये होगा इसका नया नाम। देखो यहाँ पर बिजनेस लाइन का आर्टिकल है, अडानी ट्रांसमिशन टू बी रीनेम्ड टू अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड। ऐसा क्यों किया जाता है, नाम क्यों बदला जाता है? देखो नाम बदलने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण जो सबसे बड़ा होता है कंपनियों के केस में अगर बात करें, ठीक है, योगी बाबा वाला नहीं, कंपनियों के केस में अगर बात करें तो नाम बदलना, लोगो बदलना, ये रीब्रांडिंग का एक वो होता है कि मतलब हम रीब्रांड कर रहे हैं, एक बार दोबारा से ब्रांडिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले नोकिया जो कंपनी है इसने अपना लोगो वगैरह चेंज करके नाम बदल करके आया हुआ था ये। ठीक है, और इसके अलावा अभी यस बैंक ने भी तो अपना लोगो, नाम वगैरह सब बदला था, चेंज किया था। ठीक है, तो नाम बदलना मतलब रीब्रांडिंग करना, तो यहाँ पर इसने रीब्रांडिंग की हुई है। तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के नाम से जानी जाएगी। देश की सबसे बड़ी ये प्राइवेट ट्रांसमिशन कंपनी है आज के टाइम पर, 14 से ज्यादा राज्यों में ये फैली हुई है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस या जिसे कहें अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड जो अब तक जानी जाती थी, उसके बारे में बात करें तो 2013 में यह स्थापना हुई थी। अडानी ग्रुप का ही ये हिस्सा है। अहमदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। इसके सीईओ हैं बिमल दयाल और चेयरमैन है गौतम अडानी। क्लियर? गौतम अडानी, इन्हीं के अडानी कंपनी पर ही, अडानी ग्रुप पर ही दोस्तों हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। ये रिपोर्ट आपसे पूछी जाएगी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और जिसके बाद से इनका शेयर जो है लगातार गिरना शुरू हुआ और काफी ज्यादा ये लॉस में आ गए। चलिए आगे देखते हैं। 26 जुलाई 2023 को किसने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया? नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट, इसको पेश किया दोस्तों गौरव गोगोई ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जाएगा आपसे। मणिपुर हिंसा पर सरकार को घेरने के लिए और खास करके पीएम मोदी के बयान को सुनने के लिए गौरव गोगोई ने, जो कि वर्तमान में INDIA जो अलायंस है उसके मेंबर हैं समझ लो, और कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, तो इनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इनका नाम याद रखना, नाम पूछा जाएगा आपसे। वैसे तो मैंने आपको इस पर एक वीडियो दी हुई है और अगर आपने देखा नहीं है तो उसको जरूर देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। पता है कि इस बार जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है गया है वो गिर जाएगा, फिर भी क्यों लाया गया है, इन सब के पीछे का कारणों को मैंने इसमें डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ये वीडियो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हो। अच्छा देखो, ट्रेंडिंग टॉपिक की जो वीडियो है वो भी लाई जा रही है आजकल आप लोगों के लिए। जो भी कोई मुद्दा होता है जो जटिल होता है, जिसपे लगता है कि डिटेल में बताना चाहिए, तो उसको मैं एक अलग से वीडियो बना करके दे रहा हूँ आजकल, तो आप लोग उन वीडियोज को भी देखा करो। तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जो है ना उसको प्रेस करके रखो, जिससे सभी को वो वीडियो मिल जाए और निश्चित ही उससे आपको बहुत सारी चीजें जानकारी मिलेंगी। ठीक है, तो आप उसको जरूर देखा करो। चलिए अब यहाँ पर हम लोग अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं। मोटा मोटा बाकी जानकारी तो हम लोग आज भी जानेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो, गौरव गोगोई जो है इन्होंने 26 जुलाई को मोदी सरकार के खिलाफ मणिपुर हिंसा पर सरकार को घेरने के लिए और सरकार का बयान लेने के लिए, सरकार कर क्या रही है, अभी तक कुछ की नहीं, क्यों नहीं की, तो इसके लिए ये पेश किया गया है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी जो हैं उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है, मतलब कि ये स्वीकार कर लिया है। तो अब इस पर बहस होगी। इसके बाद बहुमत भी होता है। अविश्वास प्रस्ताव देखो एनडीए के सरकार के खिलाफ लाया गया है। अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है जब ये देखना होता है कि उस सदन में सरकार जो है अपना बहुमत पेश कर पाएगी, साबित कर पाएगी कि नहीं। मेन मकसद तो यही होता है। लेकिन एनडीए सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है,
एनडीए को छोड़ो, अगर एनडीए के बाकी जो अलायंस जो उसमें पार्टीज हैं उनको अगर छोड़ दो, बीजेपी का अगर केवल अकेले देखो तो उनके भी 300 प्लस सीटें हैं, तो 272 ही चाहिए था, तो वो भी कैपेबल है, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों किया गया जब लाया गया है ये प्रस्ताव, तो ऐसा इसलिए लाया गया है क्योंकि इसके बाद होती है स्पीच, और स्पीच देते हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री जब स्पीच देने आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि मणिपुर पर आप क्या कर रहे हो, है ना। तो अविश्वास प्रस्ताव से कुछ बुलेट पॉइंट, जैसे अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी है, इसीलिए ये लाया गया है। अच्छा, कोई अगर प्रस्ताव पेश करता है या अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो उसको कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है? 50 सदस्यों का कम से कम समर्थन चाहिए होता है, तभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, ठीक है। और फिर लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जाएगा, क्योंकि इसमें सरकारें भंग भी हो जाती हैं, और सरकारें भंग तभी होंगी जब वो सदन भंग हो सकता हो। और राज्यसभा तो अस्थायी सदन है, वो तो कभी भंग ही नहीं हो सकता, लोकसभा ही भंग हो सकता है, वही अस्थायी सदन है ना। इसी वजह से लोकसभा में ही ये लाया जाता है। अब तक 3 बार सरकारें गिरे भी हैं अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, 27 बार अभी तक अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। सबसे ज्यादा बार इंदिरा गांधी जी के टाइम पर लाया गया था, और सबसे पहली बार जेबी कृपलानी ने लाया था जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ 1963 में। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो कल वाली ये जो परसों वाली जो ये वीडियो मैंने आपको दी हुई थी, इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने कहां पर एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में अनुराग ठाकुर जी ने ग्रेटर नोएडा में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित हो रहा है 2023 का, ठीक है। और एशियन है ये, मतलब एशिया के बहुत सारे देश इसमें हिस्सा लेंगे। तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा 28 जुलाई से 5 अगस्त तक, ठीक है। और 15 देशों के 200 एथलीट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अभी भारोत्तोलन कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हुआ था, उसमें भारत ने 61 मेडल टोटल जीते हुए थे, ठीक। आगे, हाल ही में इरशाद अहमद को कहां पर भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो देखो, राजदूत और उच्चायुक्त लगातार नियुक्त किए जा रहे हैं। अभी मुझे याद है कि 1-2 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था, ऐसा समय आया था, लगातार उच्चायुक्त और राजदूत नियुक्त किए जा रहे थे, रोज न्यूज आ रही थी, लगभग 1 महीने तक ऐसी आई, और यही सिस्टम अभी भी चल रहा है। तो आप इसको नोट डाउन करते रहो, बार बार मैं रिकॉल करवाता रहूंगा, बार बार आप पढ़ते रहोगे तो याद भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, इरशाद अहमद जो हैं ये भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं सीरिया में। कहाँ पर? सीरिया में नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है द प्रिंट का, इरशाद अहमद अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू सीरिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो अब जो बाकी के जो हैं उनको याद कर लीजिए, जो अभी रिसेंटली जो चर्चे में आए हैं, जैसे जैसे यहाँ पर आप देखो, ठीक है। यहाँ पर प्रभात कुमार दक्षिण अफ्रीका के नियुक्त किए गए हैं, दीपक मिगलानी साओ टोम और प्रिंसिपे के नियुक्त किए गए हैं, नामंग्या खाम्पा सोमालिया की, संदीप चक्रवर्ती इंडोनेशिया के, तरनजीत सिंह संधू ये तो अमेरिका के हैं ही, पवन कपूर ये तो रूस के हैं ही, देवेश उत्तम लिथुआनिया में, मनीष गुप्ता घाना में, और संजय सुधीर ये भी यूएई के तो हैं ही, ठीक है। तो ये तीनों तो मतलब पहले से ही है, अभी चर्चे में आए थे इसलिए मैंने दिया है नाम। और सुमित सेठ को पनामा में नियुक्त किया गया था। तो जहां जहां पर सही का निशान है वो नई नियुक्ति है, जहां स्टार का निशान है वो पुरानी नियुक्ति है, लेकिन चर्चे में आए हुए थे। अगला क्वेश्चन, भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों आदित्य सामंत। आदित्य सामंत ये हैं महाराष्ट्र के हैं ये, और ये बन गए हैं भारत के 83वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर। देखिए आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस का, आदित्य सामंत बिकम इंडियाज 83rd ग्रैंड मास्टर एट बाइल मास्टर टूर्नामेंट। अभी बाइल मास्टर टूर्नामेंट हुआ, उसमें उन्होंने ये खिताब हासिल किया है, यानी कि 2500 येलो पॉइंट जो है अपना कवर किया है, क्लियर किया है। देखो ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई टूर्नामेंट है उसको जीत जाओगे तो फिर आपको ये अवार्ड मिल जाएगा, नहीं। इसमें आपके पूरे करियर की स्कोर काउंट किया जाता है, रेटिंग की जाती है, और वो रेटिंग जो है अगर 2500 येलो पॉइंट पार कर जाती है तब फिर ग्रैंड मास्टर दिया जाता है। लेकिन उसके लिए भी एक 3 और मानदंड होते हैं, 3 मानदंड जो होते हैं उसको पूरा करो, इसके अलावा 2500 येलो पॉइंट कवर करो, तब जो है आपको ग्रैंड मास्टर कहा जाएगा। ऐसे भारत में 83 ग्रैंड मास्टर अभी तक हो चुके हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो आप बताएंगे विश्वनाथन आनंद। कौन? विश्वनाथन आनंद बने थे। कब बने थे? तो कब बने थे पूछा जाए तो 1988 बताइएगा। और इनको भारत का पहला खेल रत्न मिला था
यानी कि तब राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, अब तो इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। 1991-92 में वो मिला था विश्वनाथन आनंद जी को। अच्छा, विश्वनाथन आनंद की एक पुस्तक है माइंड मास्टर। माइंड मास्टर, जब भी इनका नाम आता है मैं आपको हमेशा बताता हूँ, इसको याद रखना। और अगर पूछा जाए कि सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो सबसे युवा में अगर पूछा जाए, सबसे युवा में यानी कि यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है, तो उसमें दो टाइप से पूछा जाएगा। एक तो पूछा जाएगा विश्व में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, एक पूछा जाएगा भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है। विश्व में आप बताना अभिमन्यु मिश्रा हैं, अभिमन्यु मिश्रा हैं, ठीक है, नाम देख करके मत जाना। ये अमेरिकी ये भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं वर्तमान में। व्यक्ति क्या मतलब कि छोटा सा ही है, सबसे युवा है जब बना है बंदा। तो डी गुकेश जो हैं, डी गुकेश जो हैं ये भारत के हैं। डी गुकेश ये भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। क्लियर है ना, ये चीजें समझ में आई। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आपसे, देखो वीडियो आप देखते हो, वीडियो आती है आपके लिए, डिटेल कंटेंट लाया जाता है, कोशिश की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको कम से कम समय में दिया जाए। तो आप वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हो। वीडियो को लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो अपने साथियों के साथ। मैं इसको ज़्यादा फोर्सफुली कभी वीडियो के बीच में नहीं बोलता हूँ, शुरुआत में एक जैसे कि टैगलाइन बन गई है उसी टाइप में मैं बोल देता हूँ और एंड में बोलता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग लाइक शेयर करो ही ना भाई। एक बार लाइक पर टेस्ट कर देने से क्या जाता है, आपका कोई पैसा थोड़ी ना लगना है उसमें। और अगर चैनल पर नए आए हो, चैनल पर वीडियो देखते हो रोजाना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखो। सब्सक्राइब करके रखोगे तो थोड़ा सा ये जैसे लगेगा कि हाँ इस वीडियो को ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, इससे इतने सब्सक्राइबर्स आए हुए हैं। यहाँ पर सारा डाटा रहता है, उससे पता लगता है कि लगभग दोस्तों केवल 60% ऑडियंस है जो सब्सक्राइब करके रखी हुई है और वीडियो देखती है। 40% लोग ऐसे हैं जो डेली आकर के वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं। अब ऐसा क्यों किए हैं भाई, हमें नहीं पता। अगला, संयुक्त राष्ट्र में भारत के किस अस्थायी राजदूत ने सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता संभाली? तो दोस्तों अभी संयुक्त राष्ट्र में जो भारत की राजदूत हैं या कहें कि भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, रुचिरा कंबोज, इन्होंने अभी सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता संभाल ली है, यानी ये 62वें सत्र की अध्यक्ष होंगी। बहुत वर्षों के बाद 1975 के बाद जान लो पहली बार भारत को ऐसा मौका मिला है कि जब भारत को सामाजिक विकास आयोग का की अध्यक्षता मिली है। तो जो स्थायी राजदूत हैं रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की, इनका नाम आप याद ही रखेंगे, ये पूछी जाएंगे, अक्सर चर्चे में भी रहती हैं। तो यही है, इनको नियुक्त किया गया है सामाजिक विकास आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, इस बार की थीम रखी गई है फिलहाल फॉस्टेरिंग सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस थ्रू सोशल पॉलिसीज। पूछा नहीं जाएगा लेकिन जानकारी में रखिए। जनवरी से जून की ई बुक है, अगर आप लेना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो आप इसे ले सकते हैं। टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है। एमजेटी ऐप पर भी मिल जाएगी, व्हाट्सएप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर भी मिल जाएगा। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख के रूप में संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ना प्रवर्तन निदेशालय यानी कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, जिसे हम लोग ईडी के नाम से जानते हैं, अरे वही जो छापे मारती है, तो ईडी जो है उसके प्रमुख हैं संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा, इनको केंद्र सरकार 2 बार तो 1-1 साल का कार्यकाल विस्तार दी। उसके बाद देखो अभी फिर से विस्तार दे रहे थे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भैया बस बहुत हो गया, वैसे ही ये इतना छापे मार चुके हैं, इनको अब हटाओ। क्या कोई साठगांठ है क्या, क्यों इनको इतने दिन तक विस्तार दे रहे हो? तो फिर केंद्र सरकार ने कहा साहब बात यह है कि 15 अक्टूबर तक इनको रखना जरूरी है, क्योंकि अभी एफएटीएफ का डिसीजन आना बाकी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग चल रही है, उसमें डिसीजन आना बाकी है, उसमें ये बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। कुछ भारत के कुछ मुद्दे हैं, कुछ चीजें हैं जिस पर ये काम कर रहे हैं, जिनसे पाकिस्तान को दोबारा से लपेटे में लिया जाए, ग्रे लिस्ट में डाला जा सके। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा अब ज्यादा पॉसिबल नहीं है, हम इतने समय तक नहीं बढ़ा सकते हैं। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर तक मोहलत मांगी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 सितंबर तक ही इनको रखो और उसके बाद इनको चेंज कर दो। 15 सितंबर तक तो फिलहाल अब ये संजय कुमार मिश्रा जी रहेंगे ईडी के डायरेक्टर। समझ में आई बात? तो यहाँ पर 15 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और ये पूरा तर्क है जो मैंने आपको बताया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का समीक्षा जो भी चल रहा है उसी का हवाला देते हुए केंद्र सरकार 15 अक्टूबर तक मोहलत मांगा था। इससे पहले 1-1 साल का 2 विस्तार पा चुके थे और अपना जो कार्यकाल था वो तो पाए ही थे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की अगर बात करें तो 1956 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा जी। ठीक है, अगला, हाल ही में कहाँ की लेखिका शंकरी चंद्रन ने माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार जीता? तो दोस्तों ये देखिए, ये हैं वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया की,
लेकिन यहाँ ये श्रीलंकाई मूल की, तो श्रीलंकाई मूल की ऑस्ट्रेलियन लेखिका माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार जीत चुकी हैं। नाम है इनका शंकरी चंद्रन। यहाँ पर देखिए ये है शंकरी चंद्रन, तो इन्होंने जीता हुआ है, ठीक है, 2023 का माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड। इनको किसके लिए मिला है? इनको मिला है चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन। तो चाय टाइम एंड सिनेमन गार्डन नाम से इनकी पुस्तक आई थी और इस पुस्तक के लिए इन्होंने अवार्ड जीता है। माइल्स फ्रैंकलिन पुरस्कार दोस्तों एक बहुत ही फेमस लेखिका रहा करती थी माइल्स फ्रैंकलिन, उन्हीं की याद में ये दिया जाता है। क्लियर? तो उपन्यास जो लिखते हैं उपन्यासकारों को दिया जाता है उपन्यास के लिए। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन, बिहार सरकार ने राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है अश्वमेघ देवी जी को। अश्वमेघ देवी यहाँ पर दिख रही हैं ये, ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, ये बिहार राज्य सरकार के राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बन गई हैं। तो ये तो थे दोस्तों 29 जुलाई के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारा जीएस सफलता बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जीवन में इसके बाद कहीं और जीएस नहीं पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से डिटेल तक, मतलब जीरो से हीरो वाली ये क्लास है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, यूपी पीसीएस, रेलवे, पीसीएस, जेई, टीचिंग एग्जाम्स, आरआरबी, लोको पायलट, बैंक, किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, बेसिक से एडवांस लेवल तक का इसमें कंपाइलेशन किया जा रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। तो अगर आप इनको पढ़ना चाहते हो, जीएस अपना मजबूत करना चाहते हो, तो मात्र 799 में ये बैच आप ले सकते हो। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है GS20। ऐसे ही जीएस फाउंडेशन बैच दोस्तों बाकी चैनल्स पर, अदर जगह पर आपको मिल जाएंगे 1999 या 2000 या 2500 या 3000 तक के, लेकिन 799 में आपको सिर्फ और सिर्फ एमजीटी एजुकेशन दे रहा है, बेसिक से एडवांस लेवल तक का, वो भी 18 महीनों की वैलिडिटी वाला। साथ ही साथ ई बुक भी हर महीने दी जा रही है फ्री में, जो कि और कहीं नहीं आपको मिल रहा है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एमजीटी ऐप पर आपको जाना है और एमजीटी ऐप पर इस बैच को सर्च करना है। अगर कोई डाउट आए, कोई प्रॉब्लम आए, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, भारत को पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल जंग में विजय कब मिली थी? तो 1999 में कारगिल युद्ध में हम लोगों ने पाकिस्तान को हराया था। 1966 में हम लोगों ने पाकिस्तान को एक बार हराया था, युद्ध हुआ था। तो 1971 में बांग्लादेश की तरफ जब हुआ था युद्ध, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान से, तो वहां पर पाकिस्तान को हराया। तो 3 बार हम लोग पाकिस्तान को तो डायरेक्टली युद्ध में मात दे चुके हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो IMF जारी करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है। इसके अलावा सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है। दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों के बारे में जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। क्विज और पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी एमजीटी ऐप पर, तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।